Acronymites, myself Dr. Manpreet Singh, General Physiology का last chapter skeletal muscles. So start करते हैं skeletal muscles with the structure of skeletal muscle. First of all, skeletal muscle is under a voluntary control. आप सभी को पता है, आप easily आपके मन के हिसाब से आपकी skeletal muscle easily आप move कर सकते हो, ठीक है. Each fiber is a long मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है. लॉन्ग फाइबर्स होते हैं बिकॉज इट हैव अ हायर रेंज ऑफ मोशन. जितना ज़्यादा लंबा मसल फाइबर होगा उतना हाई रेंज ऑफ मोशन उसके अंदर होगा. और स्केलेटल मसल्स हैव अ न्यूक्लियस बेसिकली, ठीक है. देन बेसिक फंक्शनल यूनिट इज मसल फाइबर्स. तो स्केलेटल मसल का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? मसल फाइबर होता है, ठीक है. सो दिस इज स्ट्रक्चर बेसिकली. इसके अंदर अपन ने देखा था मसल्स जो होता है बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ योर tendons, this is made up of your muscle fascicles, this have a muscle fibers, they have a myofibrils, they have a sarcomeres basically, and then it will made up of a myofilament जैसे कि एक्टिन हो गया आपका, मायोसिन हो गया, ठीक है. एक्टिन एंड मायोसिन्स बेसिकली. नेक्स्ट इज वी हैव अ लाइंस जो सबसे लास्ट में होती है बेसिकली. इसको अपन बोलते हैं जेड लाइंस. इसको अपन जेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिगजैग ऑर्डर में होती है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है. दिस इज जिगजैग लाइंस बेसिकली, ठीक है. जो सेंटर में होती है बेसिकली, ठीक है, इसको एम लाइन बोलते हैं. और दिस इज योर एम ए बैंड बेसिकली, ठीक है. ए बैंड होता है. और जो जेड और ए के बीच में होती है दिस इसको बोलते हैं आई बैंड बेसिकली, ठीक है. सो जेड लाइन लास्ट में होती है, सेंटर में ए होता है और बीच में आई होता है बेसिकली, ठीक है. तो इसको अपन इजीली याद रख सकते हैं जिया से, ठीक है. जिया ऑन द ऑर्डर बेसिकली, ठीक है. आउटसाइड टू इनसाइड जिया. नेक्स्ट इज योर सार्कोलिमा, टी टिब्यूल्स और एल टिब्यूल्स. ये क्या होता है बेसिकली, ठीक है. तो जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है बेसिकली, अगर मान लो मैं इधर छोटा सा डायग्राम बनाऊं, ये आपकी स्केलेटल मसल है. इसके बीच में एक टी टिब्यूल्स होता है और ये बेसिकली जो मैंने बनाया है ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं सार्कोलिमा बेसिकली, ठीक है. तो सार्कोलिमा क्या है बेसिकली? इट इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर्स. इसके बीच में क्या है? देयर इज ए टी टिब्यूल्स. क्योंकि ये स्ट्रक्चर के साथ टी जैसा बना रहा है तो इसलिए इसको अपन टी टिब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है. टी टिब्यूल्स बेसिकली, ठीक है. तो जो आपका ये जो सार्कोलिमा है यहाँ पर आता है आपका एक्शन पोटेंशियल. यहाँ पर क्या आता है आपका? एक्शन पोटेंशियल या फिर स्टिमुलस जो होता है बेसिकली वो टी टिब्यूल के ऊपर आता है. स्टिमुलस जो होता है बेसिकली वो आपकी सार्कोलिमा पे आता है बेसिकली, ठीक है. तो ये कैसे हो जाएगी बेसिकली? पोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. नेक्स्ट इज एल टिब्यूल. दिस इज ए टर्मिनल क्रिस्टलाइन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बेसिकली ये जो टी टिब्यूल है और ये जो सार्कोलिमा है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है आपका? सार्कोप्लाज्मिक एंडिक्यूलम होता है. दिस इज योर एस आर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसको अपन बोलते हैं एल टिब्यूल्स बेसिकली क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एल जैसा है बेसिकली, ठीक है. और यहाँ पर आपके पास दो रिसेप्टर्स होते हैं. एक जो होता है वो टी टिब्यूल्स के ऊपर होता है और एक जो होता है बेसिकली जो कि आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है बेसिकली, ठीक है. तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है इसके अंदर? इजीली बात है, जैसे कि ये टी टिब्यूल्स है बेसिकली, ठीक है. इसके ऊपर क्या है? एक रिसेप्टर है. इस रिसेप्टर को अपन बोलते हैं DHPR रिसेप्टर, ठीक है. DHPR रिसेप्टर. और जो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उसको अपन बोलते हैं RYR रिसेप्टर, राइनोडिन रिसेप्टर बेसिकली. और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर होता है आपका कैल्शियम चैनल बेसिकली, ठीक है. सॉरी, कैल्शियम आयंस होता है बेसिकली, ठीक है. तो जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा, जब भी स्टिमुलस आएगा बेसिकली वो क्या करेगा? ये DHPR को एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से RYR एक्टिवेट हो जाएगा. और RYR के थ्रू, तो इसके थ्रू जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है वो आउटफ्लक्स हो जाएगा. ये ऊपर से बेसिक कॉन्सेप्ट है स्केलेटल मसल का. तो बात करते हैं. तो सार्कोप्लाज्मिक जो सार्कोलिमा वो क्या है बेसिकली? इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर्स. इसी के ऊपर क्या आएगा? स्टिमुलस आएगा. नेक्स्ट इज डीप इन्वेजिनेशन ऑफ द टी टिब्यूल्स. डीप इन्वेजिनेशन मतलब जो बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल बहुत अंदर तक धसा हुआ क्या होता है बेसिकली? टी टिब्यूल धसा हुआ होता है. नेक्स्ट इज एल टिब्यूल. दिस इज द टर्मिनल क्रिस्टलाइन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस टी टिब्यूल्स विद टू टर्मिनल क्रिस्टलाइन, इसको अपन बोलते हैं ट्रायड बेसिकली, ठीक है. तो देखो ये टी टिब्यूल दिख रहा है आपको. दिस इज योर टी टिब्यूल्स, दिस इज योर सार्कोलिमा. ये क्या है आपका? सार्कोलिमा बेसिकली. पूरा प्लाज्मा देखने को मिल रही है आपको. ये पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको अपन बोलते हैं सार्कोलिमा, ठीक है. इसके बाद इसके अंदर जो बेसिकली डीप इन्वेजन देखने को मिल रहा है आपको इसको अपन बोलते हैं टी टिब्यूल्स बेसिकली, ठीक है. और एक टी टिब्यूल्स और इसके बीच में दो सार्कोलिमा बेसिकली या फिर दो क्रिस्टलाइन बेसिकली, इसको अपन बोलते हैं ट्रायड बेसिकली, ठीक है. मतलब दो तो क्या हो गए आपके? टू टर्मिनल क्रिस्टलाइन मतलब एल टिब्यूल्स बेसिकली. और एक टी टिब्यूल्स बेसिकली, बीच में एक टी टिब्यूल्स और दो क्रिस्टलाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रायड बोलते हैं. नेक्स्ट इज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय सार्कोट्यूबुलर सिस्टम? इसके अंदर देखो एन एक्सटेंसिव नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल फॉर सीए स्टोरेज. देखो आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है. और इसी की वजह से स्केलेटल मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है. तो नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जब न्यूरॉन्स के अंदर तो सोडियम यूज होता है. लेकिन आपकी
नॉर्मली जब आपकी बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो सोडियम यूज होता है, बट इन केस ऑफ स्केलेटल मसल यहाँ पर कैल्शियम यूज होता है बेसिकली, ठीक है। सो कैल्शियम स्टोरेज रिलीज फ्रॉम द सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्स, बेसिकली जो लंबे लंबे ट्यूब्स देखने को मिल रहे हैं आपको, दे हैव अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट इज टी ट्यूब्यूल, दिस इज अ ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन मतलब जो धसा हुआ है अंदर, ठीक है, ऑफ द सार्कोलिमा, दिस इज योर टी ट्यूब्यूल्स, एंड द ट्रायड इज टी ट्यूब्यूल्स एंड टू टर्मिनल क्रिस्टलाइन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज अपन बात करते हैं मसल ट्विच के बारे में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्केलेटल मसल। मसल ट्विच क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लेटेंट फेस। लेटेंट फेस क्या है? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शंस, नो एक्साइटेशन बेसिकली, ठीक है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर कपलिंग सकर, यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट पे मेम्ब्रेन, जीरो पे। नाउ अब क्या हो रहा है बेसिकली, देयर इज अ क्रॉस ब्रिजिंग हैपेंस बेसिकली। क्रॉस ब्रिजिंग क्या होता है? जब भी आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल को एक्साइटेड होना है तो देयर इज अ क्रॉस ब्रिजिंग। क्रॉस ब्रिजिंग मतलब एक्टिन मायोसिन के ऊपर हेड जो होता है वो अटैच होता है बेसिकली। अपन आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हेड अटैच होता है, कैसे हेड डिटैच होता है। तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन अकर होता है, तो बेसिकली बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? स्केलेटल मसल के अंदर। उसके बाद एक पिक टेंशन होता है। पिक टेंशन मतलब अब इसके बाद में जो स्केलेटल मसल है, इसके बाद इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगी या फिर इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, तो इसको अपन बोलते हैं पीक टेंशन। एंड लास्ट इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या होगा? जब पूरा पूरा कैल्शियम जो होगा वो साइटोप्लाज्मा से निकल जाएगा, रिमूव्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा, जिसकी वजह से जो क्रॉस ब्रिज था वो डिटैच हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज कैसा होता है? जैसे कैल्शियम होगा वो एक्टिन से चिपकेगा और उसको खींचेगा। किसको खींचेगा? स्केलेटल मसल को खींचेगा। कब तक खींचेगा? जब तक ये मसल जो है इसके पीक टेंशन पे, पीक टेंशन मतलब इससे ज़्यादा वो अब नहीं खींच सकती या फिर इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती, तो वहाँ तक इसको खींचेगा। और उसके बाद में जब कैल्शियम खत्म हो जाएगा तो ये वापस रिलीज हो जाएगी। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर से जितना भी कैल्शियम है वो रिलीज हो जाएगा पूरा, तो जो हेड है वो डिटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी बेसिकली, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, पूरा साइकिल है इसके बारे में बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आपका सिंगल ट्विच है वो कैसे बन रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन हैपन, देन पीक टेंशन और बाद में रिलैक्सेशन फेस आता है, इसी को अपन ट्विच बोलते हैं। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। अब ये अपन ने जो बात की थी जिस हिसाब से आया उसको अपन थोड़ा सा डिटेल व्यू में पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन पोटेंशियल कैसे आया? जब भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस कहाँ पे आ रहा है? सार्कोलिमा पे। सार्कोलिमा क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल्स के ऊपर बेसिकली, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल्स अलोंग विद सार्कोलिमा डाउन टू द टी ट्यूब्यूल्स, मतलब जो जनरेशन आया, जो चार्ज आया बेसिकली वो आ रहा है और कहाँ जा रहा है? टी ट्यूब्यूल्स पे जा रहा है। दिस टी ट्यूब्यूल्स बेसिकली डिपोलराइज एंड दिस विल गो टू द DHPR चैनल्स बेसिकली, ठीक है। DHPR चैनल्स क्या है बेसिकली? दिस इज नथिंग बट सेंसरी चैनल्स जो कि टी ट्यूब्यूल्स पे प्रेजेंट है। तो याद रखना DHPR इज प्रेजेंट ऑन द टी ट्यूब्यूल्स, और जो आपके RYR चैनल्स होते हैं या फिर RYR रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो DHPR जो कि L टाइप CA कैल्शियम चैनल्स हैं, दिस इज हैव वोल्टेज सेंसरी चैनल्स, ये खुल जाएंगे जब एक्शन पोटेंशियल आएगा वाया टी ट्यूब्यूल्स बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम एंटर्स फ्रॉम द ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो कैल्शियम है वो कहाँ पे एंटर हो गया है? दिस विल एंटर टू द यूर स्केलेटल मसल्स बिकॉज वी हैव टू डू अ सिंगल ट्विच। कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, ऊपर अपन ने पहले बात की थी। नाउ कैल्शियम ट्रिगर्स RYR चैनल्स बेसिकली, ठीक है। जो RYR रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ पे होते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं, ऊपर होते हैं, तो कैल्शियम यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ कैल्शियम रिलीजेस फ्रॉम SR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम रिलीज्ड इनटू द साइटोसोल बेसिकली, ठीक है। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्मा, ठीक है। एंड दिस विल लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली, ठीक है। नाउ कैल्शियम बाइंड्स टू द troponin C. So calcium binds to the troponin C, tropomyosin moves, myosin binds sites, exposed and contraction, मतलब एक साइकिल होती है बेसिकली। जैसे ही कैल्शियम आता है तो ट्रोपोमायोसिन्स बाइंड हो जाता है, और बाइंड होते ही बेसिकली जो साइट्स होते हैं जहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होता है वो साइट्स एक्सपोज हो जाते हैं, और वहाँ पर जो हेड्स होते हैं वो आके बाइंड कर जाते हैं, और जब वो बाइंड करते हैं तो वो मसल्स को खींचते हैं और स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन आता है। और ये कब होता है? जब अपन चाहेंगे कि मेरे को हाथ हिलाना है, और जब हाथ में हिलाऊंगा तो ये सारी प्रोसेस विद इन सेकेंड्स में हो जाती है, बिकॉज दिस इज इम्पल्स, और इम्पल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स मिली सेकेंड्स के अंदर ट्रैवल करता है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हुई ये सब मिली सेकेंड्स के अंदर हो रही है बेसिकली, ठीक है। एक बार वापिस से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? वी हैव अ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग, चाहे वो ब्रेन से आया हो, चाहे वो स्टिमुलस से आया हो, कहीं से भी आया हो, एक एक्शन पोटेंशियल आया, चाहे वो ब्रेन से आया हो, चाहे कहीं से भी आया हो, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आया, बॉडी ने क्या किया? सेल को डिपोलराइज किया वाया द सार्कोलिमा, सार्कोलिमा के ऊपर चार्ज आया और इसने टी ट्यूब्यूल पे भेजा और डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इज DHPR एक्टिवेशन। एक बार क्वेश्चन है DHPR कहाँ पर प्रेजेंट है? टी ट्यूब्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो DHPR एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया? कैल्शियम का इन्फ्लक्स किया। कैल्शियम इन्फ्लक्स मतलब कैल्शियम सेल के अंदर आया।
नाउ RYR एक्टिवेशन, RYR कहाँ पे था, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली जो कैल्शियम है जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। एंड दिस विल लीड टू ट्रोपोनिन सी एक्टिवेशन, और ट्रोपोनिन सी एक्टिवेट जब होगा तो इससे स्केलेटल मसल में क्या देखने को मिलेगा अपन को, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा बेसिकली, ठीक है। सो स्टिमुलस से कॉन्ट्रैक्शन की पूरी जर्नी दिस इज ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये कार्डियक मसल की अलग होती है, स्मूथ मसल की अलग होती है। आपके एग्जाम के लिए स्केलेटल मसल इंपॉर्टेंट है तो अपन ने याद की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दो हैं, एक तो होता है आपका DHPR एक्टिवेशन और एक होता है आपका RYR एक्टिवेशन। और कौन सा आयन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, दिस इज योर कैल्शियम आयन बेसिकली, ठीक है। कैल्शियम आयन इज हेल्पफुल इन द एक्साइटेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। नेक्स्ट इज, आपने देखा होगा कि RYR, तो अब बहुत से लोगों को लग जाता है कि RYR इज द मेन की फैक्टर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्शन पोटेंशियल डज नॉट डायरेक्टली ओपन्स RYR, ठीक है। RYR तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता, दिस इज मैकेनिकल कपलिंग, इसको हम बोलते हैं DHPR एक्ट एज अ वोल्टेज सेंसरी और मैकेनिकल सेंसर फॉर द RYR चैनल बेसिकली, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिक कपलिंग है बेसिकली, ठीक है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिक कपलिंग है जो कि वोल्टेज सेंसर्स पे बेस्ड है DHPR रिसेप्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज कैल्शियम इज द की ट्रिगर फॉर कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैल्शियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। आपके एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन आएगा और वहां पर एक और ऑप्शन होगा जिसको अपन बोलते हैं सोडियम, और वो देख के बहुत मन में इच्छा होती है कि मैं ये मार दूं, सोडियम लगा दूं। पर सोडियम किसका होता है, सोडियम न्यूरॉन्स का होता है। जो न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो सोडियम के थ्रू होता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो कैल्शियम के थ्रू होता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन अकर्स व्हेन अ CA इज पंप्ड बैक इनटू द SR और सरका। सरका क्या है, बेसिकली इट इज अ चैनल ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर अगर कैल्शियम आ गया वापस से तो जो नॉर्मल फंक्शन है वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इज नोन एज रिलैक्सेशन अकर्ड व्हेन कैल्शियम इज इफ्लक्स्ड या फिर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सरका। नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रिलेवेंट है। देखो राइनोडिन रिसेप्टर्स जो है इसका अगर डिफेक्ट हो गया तो अपन को देखने को मिलता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन करता है, आपकी एनेस्थीसिया के पूरी नॉलेज से बता दो मेरे को। पूरी बॉडी के अंदर, पूरे एनेस्थीसिया चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रिलेवेंस है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का, जो कि कौन करता है, आपका डेंट्रोलिन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है यस डेंट्रोलिन, ठीक है। कौन सी एनेस्थीसिया ड्रग होती है जो कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करती है, डेंट्रोलिन। और ये क्यों हो रहा है, बेसिकली ड्यू टू डिफेक्ट इन RYR रिसेप्टर्स। अगर राइनोडिन रिसेप्टर्स में डिफेक्ट है दिस विल लीड टू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज DHPR ब्लॉकर्स कौन से हो गए, डेंट्रोलिन हो गए ऑब्वियसली। दिस विल इनहिबिट कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर कैल्शियम है, अगर वो आएगा ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो इसके अंदर जो ड्रग होती है वो होती है डेंट्रोलिन। तो डेंट्रोलिन बेसिकली है क्या, व्हाट इज दिस डेंट्रोलिन। जो आपकी डेंट्रोलिन अपन कब से पढ़ रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया। साइड इफेक्ट क्या था इसका, इस ड्रग का साइड इफेक्ट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। क्यों, बिकॉज इट विल ब्लॉक योर RYR रिसेप्टर्स, इट विल ब्लॉक योर DHPR रिसेप्टर्स। तो इसकी वजह से होगा क्या, आप सोचो अगर मेरी स्केलेटल मसल्स ब्लॉक हो जाए तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा। यस मैं मेरी मन की नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं मेरा मन से हाथ पैर नहीं हिला पाऊंगा। तो इसको अपन बोलते हैं मसल रिलैक्सेशन, यस। तो आपकी एनेस्थीसिया के अंदर एक स्पेशल ड्रग्स होती है जिसको अपन बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट अपन क्यों यूज करते हैं, जब भी अपन सर्जरी करते हैं तो अपन आपकी बॉडी जब सुन हो जाती है बेसिकली तो पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट बॉडी को सर्जरी करने में बहुत दिक्कत आती है। तो वी हैव टू डू अ रिलैक्सेंट। बेसिकली अपन को एक ऐसी दवाई देनी पड़ती है जिससे कि पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए, ताकि मैं इजीली कट लगा सकूं, मैं इजीली किसी भी कोई भी जंक्शन होगा जैसे कि GE जंक्शन हो। तो डेंड्रोलिन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। मैं सर्जरी कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो उस टाइम पे पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड है तो मैं कैसे सर्जरी करूंगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे को GE जंक्शन में काम है और मैंने कोई मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया तो पूरा के पूरा जो GE जंक्शन है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, तो मैं उस पर काम ही नहीं कर पाऊंगा। सो आई हैव टू डू अ मसल रिलैक्सेंट ताकि पूरी बॉडी रिलैक्स रहे। तो उसके लिए मैं डेंट्रोलिन देता हूँ। डेंट्रोलिन काम कैसे करता है, बेसिकली जो मेरा DHPR और RYR रिसेप्टर्स हैं या फिर चैनल्स हैं उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है बेसिकली वो इफ्लक्स नहीं कर पाता है। तो अपन जब भी किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया पढ़ेंगे अपन बेसिकली उसमें दो दवा देते हैं, उसमें दो दवाई देते हैं। कौन सी, एक तो पेशेंट को बेहोश करने वाली बेसिकली जिसके अंदर अपन ड्रग्स पढ़ेंगे लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया वगैरह वगैरह। लेकिन एक ड्रग्स और होती है जो कि मसल रिलैक्सेंट होती है, जो कि मसल्स को रिलैक्स कर देती है बेसिकली, ठीक है। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग है डेंट्रोलिन, और ये डेंट्रोलिन का साइड इफेक्ट होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। और ये कैसे काम करती है, इनहिबिट द CA व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड नेक्स्ट वन इज सरका।
सरका का अगर डिफेक्ट होगा, सरका क्या था, जब कैल्शियम का काम पूरा हो जाता है, जब बॉडी को रिलैक्स करना होता है बेसिकली, तो कैल्शियम वापस जाता है, कहाँ पर जाता है, या तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है या फिर सरका में जाता है। अगर ये सरका खराब है तो देयर इज एन इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन, मतलब बॉडी अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएगी। सो इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन का क्या कॉज हो सकता है, देयर इज एन डिफेक्ट इन सरका। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्केलेटल मसल, होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इसी के साथ जनरल फिजियोलॉजी खत्म। जनरल फिजियोलॉजी जो होती है वो थोड़ी सी माथा पिच्ची वाली काम है, थोड़ी सी बोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ी सी बोरिंग टॉपिक है फ्रॉम द फिजियोलॉजी। बट इसके बाद जो सिस्टमिक फिजियोलॉजी अपन पढ़ेंगे, दिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग देन जनरल फिजियोलॉजी। सो hope you will stay tuned with us in whole journey of the physiology, because after physiology we will start with the biochemistry. Okay, so next we are talking about the central nervous system. Hope you like this video. Thank you. Myself Dr. Manpreet Singh. Happy learning.